हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप। इकाई 3 हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप। देखिए प्रयोजन का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज़ या एम जिसको हम बोलते हैं, यानी कि हिंदी किस उद्देश्य से प्रयोग में की जा रही है और उसका रूप कैसा है। देखिए हम हिंदी भाषा बोलते हैं, हिंदी जो है हमारे देश की जो है राष्ट्रीय भाषा है। अब हिंदी जो है, हिंदी को अलग अलग प्रयोजनों के लिए अलग अलग प्रयोग उसके हम देखते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि विज्ञापनों में जो विदेशी कंपनियां होती हैं, ठीक है, विदेशी कंपनियां होती हैं, विदेशी प्रोडक्ट होते हैं, वो भी अपने प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए हिंदी भाषा में विज्ञापन जारी करती हैं। तो एक तो हिंदी का ये है प्रयोग का, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया है। उद्देश्य यानी किस उद्देश्य से की जा रही है? विज्ञापन के उद्देश्य से। एक जैसे उद्देश्य क्या हो सकता है? वाणिज्य के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, बैंकों में हिंदी का प्रयोग आप देखते हैं, ठीक है, बैंकों में हिंदी का प्रयोग आप देखते हैं कि बैंकों में जैसे चेक जो होते हैं उनमें जो है हिंदी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग जगह पे आप बोर्ड देखते हैं, जो शहरों के जो बोर्ड लगे होते हैं या गांव के जो बोर्ड लगे होते हैं कि जो है ये जो शहर है ये इतने किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहाँ पर भी आप दो भाषाओं का प्रयोग देखते होंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लिखी होती हैं। तो ये कुछ अलग अलग प्रयोग हिंदी के हम देखते हैं और इसी को हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप कहते हैं। यानी हिंदी अलग अलग क्षेत्रों में कैसे प्रयोग की जाती है और उस हिंदी का अलग अलग क्षेत्रों में जब प्रयोग किया जाता है तो उसका स्वरूप, उसका जो रूप है वह कैसे बदल जाता है। इसी हेडिंग को यहाँ पर बताया गया है। अब देखते हैं कि इस यूनिट में क्या है। ये यूनिट बेटा बड़ी ही इम्पोर्टेंट यूनिट है। हर बार इस यूनिट में हिंदी के प्रयोजनमूलक स्वरूप पर क्वेश्चन आया है। पिछली बार दिसंबर में जो क्वेश्चन आया था वो आया था कि वाणिज्य क्षेत्र में हिंदी का प्रयोग, हिंदी प्रयोग पर क्वेश्चन आया था, ये 20 नंबर का। और साथ में था कि प्रयोजनमूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं। तो अभी हमने बताया कि प्रयोजनमूलक स्वरूप किसको कहते हैं कि हिंदी का जो प्रयोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है उसी को हिंदी का प्रयोजनमूलक स्वरूप बोलते हैं। फिर आप लिखोगे उदाहरण स्वरूप, बैंकों में हिंदी का प्रयोग, वाणिज्य में हिंदी का प्रयोग, विज्ञापन में हिंदी का प्रयोग, मीडिया में हिंदी का प्रयोग। इस तरह से आप जो है भूमिका आपकी बन जाएगी जिसमें आप समझेंगे कि क्या मतलब है इस हेडिंग का। तो इस यूनिट में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो भूमिका में आप यही 5 से 7 लाइनें लिखेंगे जिसको मैंने अभी बताया है। क्लियर है यहाँ तक? आगे जल्दी से पढ़ते हैं हम अपनी यूनिट। देखिए पहली जो हेडिंग है, प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य क्या है। मैंने बताया कि प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य के लिए जब भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसको प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं। प्रयुक्ति की संकल्पना, प्रयुक्ति का क्या मतलब होता है? प्रयोग, प्रयुक्ति मतलब प्रयोग करना, ठीक है। जैसे हिंदी का प्रयोग विज्ञापन में करना तो ये उसकी प्रयुक्ति हो गई। संकल्पना यानी कि उसका जो है क्या उसकी अवधारणा है, कहाँ कहाँ उसको प्रयोग कर सकते हैं, उसके क्या क्या रूप अलग अलग बनते हैं। नेक्स्ट है प्रयुक्ति का आधार, ठीक है, प्रयोग करने के क्या क्या आधार हैं। विषय क्षेत्र, संप्रेषण का तरीका, संप्रेषण क्या होता है आपका? कम्युनिकेशन होता है, कम्युनिकेशन यानी वार्तालाप, बातचीत, ठीक है। हम जब बातचीत करते हैं तो संप्रेषण होता है, दो व्यक्तियों के बीच में, दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में संप्रेषण होता है, तो वहाँ पर भी हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हिंदी की बात हो रही है तो वहाँ पर भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वक्ता और श्रोता। देखिए वक्ता क्या होता है? वक्ता मतलब बोलने वाला। अभी इसमें कौन है अभी मैं आपको बता रही हूँ ये,
तो मैं क्या हूँ, मैं वक्ता हूँ, ठीक है, बोलने वाला। और श्रोता कौन होता है, सुनने वाला, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। अथवा लेखक और पाठक की स्थिति यानी कि देखिए, जब हम सारी की सारी जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हिंदी भाषा की, प्रयोजनमूलक स्वरूप की, तो इनके संबंध में हिंदी का क्या रोल है, यानी जैसा हम बोलेंगे, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या अपना अभिप्राय जिसको समझाना चाह रहे हैं, क्या वह दूसरे की समझ में आ रहा है, क्या हम जो अर्थ बताना चाह रहे हैं क्या वो वही समझ रहा है या अलग समझ रहा है। तो यहाँ पर इसको बताया गया है कि वक्ता और श्रोता की स्थिति क्या होती है जब दो लोगों के बीच में संप्रेषण होता है। नेक्स्ट है हमारा भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति। देखिए यहाँ पर जब भाषा का प्रयोग करते हैं, देखिए औपचारिक और अनौपचारिक क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। औपचारिक होता है कि भाई फॉर्मल, कहते हैं ना फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, और अनौपचारिक होता है इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर आप किसको लिखते हैं, आप अपने भाई को लिखते हैं तो आप बोल सकते हैं प्रिय भैया या प्रिय अनुराग, ठीक है, प्यारी मम्मी लिख सकते हो। तो मैं इस शब्द के माध्यम से आपको समझाना चाह रही हूँ कि जो अनौपचारिक होता है, अनौपचारिक में हमारी जो है इंटीमेसी आ जाती है कि हमारी जो इंटीमेसी है कितनी है। आप अपने फ्रेंड से जब बातें करते हैं तो हो सकता है आप बड़ी आत्मीयता से उससे बात करते हो, और आत्मीयता में आप उसको गाली भी दे सकते हो। ऐसा होता है ना कि हम अपने फ्रेंड्स में जो है गालियों के साथ बात करते हैं, तो ये हो गया अनौपचारिक तरीका, अनौपचारिक स्थिति। अब औपचारिक क्या होती है, आप इंटरव्यू देने जाते हो तो, या फिर आपके घर में कोई आता है तो सबसे पहले क्या होता है, नमस्ते होता है या दुआ सलाम होता है या उसका अभिवादन करते हो। तो क्या है ये औपचारिक, यानी औपचारिकता में क्या आ जाती है, शिष्टता आ जाती है, शिष्टता का भाव आ जाता है, यानी इंटीमेसी दो लोगों के बीच में नहीं होती। तो औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब अगर आपकी समझ में आ गया तो हिंदी के संदर्भ में आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए हेडिंग क्या थी हमारी, भाषा प्रयोग की औपचारिक तथा अनौपचारिक स्थिति। तो इसमें आप यही बताएंगे कि जब भाषा का प्रयोग औपचारिक परिस्थितियों में किया जाता है, किसी दोस्त के सामने, किसी जो है आत्मीय घरवाले के सामने, तो हम जो है दूसरी भाषा का प्रयोग करते हैं, और अनौपचारिक स्थिति में हमारी भाषा बदल जाती है। तो हमारा इस यूनिट से कैसे मेल हुआ इसमें कि भाई हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं, प्रयोजन मूलक स्वरूप हिंदी का। तो यहाँ पर प्रयोजन क्या हो गया, जब हम अपने दोस्त से बात करते हैं तो हमारा प्रयोजन क्या होता है, अलग हो जाता है। जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमारा प्रयोजन अलग हो जाता है, वहाँ पर हम औपचारिकता से बात करते हैं। तो यहीं पर बताया गया है कि किस तरह से औपचारिक और अनौपचारिक दोनों स्थितियों में भाषा का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ पर यही समझाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट है बेटा, हिंदी की प्रयुक्तियाँ और प्रयोजन मूलक हिंदी। तो हिंदी की प्रयुक्ता में हम देखेंगे आगे कि हिंदी कहाँ कहाँ प्रयोग होती है और उनके अलग अलग उद्देश्य होते हैं। नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों है। देखिए क्यों ज़रूरत है कि प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में हम जानें। तो देखिए हम जीवन में हमारा कोई एक रोल नहीं होता, हम घर में हमारा अलग रोल होता है, ठीक है, घर में हम किसी के भाई हैं, बहन है, पत्नी है, पति हैं, ठीक है। ऑफिस में जाते हैं हम, हो सकता है हम जो है एक एम्प्लॉई हों, हम टीचर हों, हम प्रोफेसर हों, ठीक है, हम क्लर्क हों। तो अलग अलग जगह पर हम उसी के अनुसार अपनी भाषा को ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार प्रयोग कर लेते हैं। तो इस आधार पर हमें, यानी क्या कहेंगे कि समाज में व्यवहार करने के लिए, ठीक है, उचित व्यवहार करने के लिए हमें प्रयोजन मूलक हिंदी जानने की आवश्यकता होती है। और बहुत सारे कारण हैं जिससे कि जानने की आवश्यकता होती है। मान लो एक प्रोडक्ट बनाया किसी ने, मान लो जो है आपका जो है कोका कोला है या अमूल दूध वाला है, ठीक है, अमूल दूध की कंपनी है, अमूल मिल्क, ठीक है। तो इसको क्या है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, तो यहाँ पर प्रयोजन क्या होगा, हिंदी। वो कैसी भाषा का यूज करेगा, जो
उत्पादक होते हैं, जो उपभोक्ता होते हैं, कंज्यूमर होता है जो, उसको लुभाए। हो सकता है वो जो है बहुत बड़ी एक्ट्रेस से उसका जो है विज्ञापन करा दे। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पर्पज़ होते हैं, अलग अलग उद्देश्य होते हैं, और इसी आधार पर हमें प्रयोजन मूलक हिंदी जानने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हमारा प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूप। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है बेटा इस यूनिट में से, वो ये बनता है कि ये तो है ही कि प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको यही बताना है भूमिका में कि हिंदी का जो क्षेत्र है वो अलग अलग है, अलग अलग उद्देश्य के क्षेत्र अलग अलग हैं। देखिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, और इसी को प्रयोजन मूलक हिंदी के नाम से जाना जाता है। जैसे बैंक का वर्णन दे सकते हैं, ठीक है, विज्ञापन का दे सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट का, ठीक है, मीडिया का दे सकते हैं, समाचार पत्रों का दे सकते हैं। तो ये आपकी भूमिका हो जाएगी। तो ये तो आपको लिखना ही है। उसके बाद जो और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है इसमें, इसके साथ जो आएगा कि प्रयोजन मूलक हिंदी से आप क्या समझते हैं और हिंदी के विविध प्रयोग बताइए। तो ये जो नीचे जो विविध रूप दे रखे हैं ना, इनमें से कोई भी एक या दो आपको एग्जामिनर दे देगा कि इसका जो है प्रयोजन मूलक हिंदी का अब कह सकता है कि वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोजन मूलक हिंदी का क्या स्वरूप है, या वो कह सकता है, या वो आपको क्वेश्चन दे सकता है कि संचार माध्यमों में हिंदी का स्वरूप बताइए, या प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप संचार माध्यमों में क्या है। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो इस आपका ये जो हेडिंग है 3.7 ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट है प्रयोजन मूलक हिंदी और सामान्य हिंदी में अंतर। देखिए, जो सामान्य हिंदी कौन सी होती है, जो हम बोलते हैं, जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं, जबकि प्रयोजन मूलक हिंदी में अपनी एक क्या होती है, अलग से शब्दावली होती है। अगर हम बैंक में जाएं, देखिए प्रयोजन मूलक हिंदी का मैं बताती हूँ आपको स्वरूप, हम यहीं से ले लेंगे इसका आंसर। देखिए, अगर हम जाते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी में, हाइड्रोजन, वैज्ञानिकता की भाषा है ना, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, वाष्पीकरण, ऊर्जा, ठीक है, तो ये क्या है, इसकी अलग शब्दावली हो जाएगी, पारिभाषिक शब्दावली हो जाएगी। जबकि सामान्य हिंदी में हम सामान्य व्यवहार के शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। सामान्य शब्दों का जो दैनिक जीवन में प्रयोग होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से कार्यालय हिंदी अलग होती है। ठीक है, जैसे सूचना, नोटिस होता है कोई सूचना, उसके लिए वर्ड होता है। इसी तरह से जो है कार्यालय में वो निकलते हैं, अधिसूचना निकलती हैं। तो हर एक डिपार्टमेंट के, अपने विभाग के, या कहें कि हर एक विभाग के अपनी अपनी अलग अलग शब्दावली होती है जो उस क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। जैसे किसी डॉक्टर के पास जाओ तो उसकी अपनी अलग शब्दावली होगी जिससे वो चेक करेगा कि आपकी सांस ठीक चल रही है, तो स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो इसी तरह से अपनी अलग अलग शब्दावली अलग अलग क्षेत्रों में प्रयोग की जाती है। देखिए, इसी तरह से कार्यालय हिंदी होगी। विधि के क्षेत्र में आप जाएंगे कि देखिए, हाजिर हों, आपने सुना होगा कोर्ट में हाजिर हों, तो इसका मतलब क्या है कि इस अभियुक्त को बुलाया जाए। अब ये हाजिर हों, इसको हम अपने घर में तो यूज़ नहीं करते ना, ठीक है, तो इसी तरह से ये कोर्ट की जो शब्दावली है, विधि की शब्दावली है, वह अलग होगी। इसी तरह से सामाजिक विज्ञान की अलग होगी, संचार माध्यमों की अलग होगी, और विज्ञापन की अलग होगी। ठीक है, विज्ञापन का आ सकता है। विज्ञान की शब्दावली कैसी होती है विज्ञापन की, कि थोड़े शब्द में, कम शब्दों में अधिक जानकारी देने की कोशिश की जाती है। ठीक है, जैसे अमूल दूध पीता है इंडिया, ठीक है, इसमें एक क्या होता है, एक स्लोगन होता है सबके लिए, सभी प्रोडक्ट के लिए, अमूल कुछ मीठा हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो ये विज्ञापन की शब्दावली होगी। कहने का अर्थ ये है कि प्रत्येक क्षेत्र की जो शब्दावली है वह अलग होती है। और हिंदी की प्रयोजन मूलक स्वरूप की बात की जाए तो हिंदी जो है विविध क्षेत्रों में कार्य करती है। इन विविध क्षेत्रों के आप नाम बता देंगे इनके, और इनकी शब्दावली का एक एक एग्जाम्पल आप लिख देंगे।
नेक्स्ट है साहित्यिक हिंदी में, और इसमें क्या अंतर है। देखिए साहित्यिक हिंदी में शब्दों का उतार चढ़ाव, कविता होती है, जैसे कविता में शब्दों का उतार चढ़ाव हो सकता है, राइमिंग वर्ड्स आपके हो सकते हैं, लय उसमें होती है, तुक होता है, छंद होता है, जबकि प्रयोजनमूलक हिंदी में ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट है बेटा, देखते हैं, ये देखिए आगे जो है कुछ मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा ना, डॉक्टर, वकील, वैज्ञानिक, इन सब की शब्दावली अलग अलग होती है। ये है विविध प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त। ठीक है, आगे है आपका प्रयुक्ति क्या है। देखिए मैंने बताया था प्रयुक्ति का मतलब होता है प्रयोग, ये अलग अलग उसके प्रयोग। देखिए प्रयुक्ति की संकल्पना बार बार प्रयोग में लाया हुआ, यानी लगातार प्रयोग किया जाने वाला भाषा का रूप जिस क्षेत्र में लगातार प्रयुक्त होता है उस क्षेत्र में क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। यानी बार बार जब उसका वही रूप प्रयोग किया जाता है तो वह प्रयुक्ति बन जाता है, उस क्षेत्र की प्रयुक्ति कहलाता है। जैसे हम कहें कि विज्ञापन के क्षेत्र में, यानी विज्ञापन की जो हिंदी होती है उसमें कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ग्राहक को लुभाने का प्रयत्न किया जाता है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो जब बार बार ऐसी शब्दावली प्रयोग की गई तो वह प्रयुक्ति बन गई, विज्ञापन की भाषा की वह प्रयुक्ति बन गई कि कम शब्दों का प्रयोग, लुभाने वाले शब्दों का प्रयोग। ठीक है, तो इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र की जो प्रयुक्ति की संकल्पना होती है वह अलग अलग होती है। देखिए कचहरी की भाषा अलग होती है। ठीक है, यहाँ पर यही आपको समझाने का प्रयास किया गया है। वैज्ञानिक की अलग होती है, लेखक की अलग, अध्यापक की अलग, विद्यार्थी की अलग। नेक्स्ट है प्रयुक्ति का आधार क्या है। देखिए प्रयुक्ति के आधार में क्षेत्र विशेष की विशिष्ट शब्दावली होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। नेक्स्ट है शब्दावली के अतिरिक्त और भी कई महत्वपूर्ण आधार है, यानी कि इसका जो महत्वपूर्ण आधार है वो है शब्दावली। प्रयुक्ति का आधार क्या है, मेन जो इम्पोर्टेंट है वो है शब्दावली। शब्दावली जो है वो प्रयुक्ति का मुख्य आधार है किसी भी क्षेत्र में। देखिए ये अन्य जो है इसकी चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं, किसकी चर्चा की जा रही है यहाँ पर, कि शब्दावली के अतिरिक्त और भी जो कारण होते हैं प्रयुक्ति के उनका। यानी पहला तो हो गया हमारा शब्दावली, आगे आप इनको ऐसे ही नंबर दे सकते हैं। इसको विषय क्षेत्र को दूसरा नंबर दे सकते हैं कि प्रयुक्ता का आधार विषय क्षेत्र भी है। आगे ये नोट्स में जो ये अंडरलाइन कर रखे हैं आप इनको पढ़ सकते हैं, ये मैंने सारा समझा दिया है। ये देखिए हाजिर हूँ। नेक्स्ट है संप्रेषण का तरीका हो सकता है आपका प्रयुक्ति का आधार। चौथा वक्ता और श्रोता अथवा लेखक की पाठक की स्थिति हो सकती है आधार प्रयुक्ति का। आप हर एक लाइन में जोड़ोगे कि प्रयुक्ति का आधार वक्ता और श्रोता की स्थिति भी होती है। प्रयुक्ति का आधार संप्रेषण का तरीका भी होता है। इस तरह से जो भी क्वेश्चन आया है ना, उस क्वेश्चन की लाइनों को बार बार अपने पॉइंट के साथ रिपीट कीजिए, उसके साथ जोड़िए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जल्दी से। भाषा प्रयोग की औपचारिक और अनौपचारिक स्थिति, मैंने दोनों का मीनिंग आपको बता दिया था, वही यहाँ पर दिया है कि एक डॉक्टर है, चाय पार्टी में उसकी अलग स्थिति होती है, जबकि वह मरीज से बात करता है तो अलग स्थिति होती है। तो यही औपचारिक और अनौपचारिकता का भेद यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट है किसी भाषा की निम्नलिखित प्रयुक्तियाँ हो सकती हैं। नंबर 1 सामान्य व्यवहार की, दूसरा साहित्यिक, तीसरा वाणिज्यिक, चौथा प्रशासनिक, पांचवा विधिक, छठा वैज्ञानिक, सातवां मीडिया, आठवां विज्ञापन में प्रयुक्ति। इस तरह से ये अलग अलग प्रयुक्तियाँ दे रखी हैं। हिंदी की प्रयुक्तियाँ कौन कौन सी हैं और प्रयोजनमूलक हिंदी का क्या संबंध है उनसे। देखिए आधुनिक जो औद्योगिक, इसमें बताया गया है कि जो औद्योगिकरण आया है और वैज्ञानिक विकास हुआ है उसके साथ साथ भाषा की को भी ज़रूरत हुई कि नई प्रयुक्तियाँ या नए शब्द
उनमें बनाए जाए। तो इस आधार पर जो है हिंदी की जो वर्तमान प्रयुक्तियाँ हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, भाषा की पहली प्रयुक्ति है कि सामान्य व्यवहार की भाषा है वह। दूसरी प्रयुक्ति है कि वह साहित्यिक हिंदी है। तीसरी वर्तमान प्रयुक्ति क्या है, प्रयोग कहाँ की जाती है, वाणिज्य के क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। तीसरा जो प्रयोग है हम देखते हैं वैज्ञानिक हिंदी में देखते हैं, या वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, कार्यालय की हिंदी में देखते हैं प्रयोग हम इसका। इसी तरह से आपको अपना जो हेडिंग है या जो क्वेश्चन है उसी के आधार पर आपको जोड़ते चलना है कि हिंदी की प्रयुक्ति हम इन क्षेत्रों में देखते हैं। विधि के क्षेत्र में देखते हैं हिंदी की प्रयुक्ति, सामान्य विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, संचार माध्यमों के में देखते हैं। संचार माध्यम कौन से हैं, जैसे आपका रेडियो है, टीवी है, आजकल तो सोशल मीडिया है, मोबाइल फ़ोन से हम बहुत सारी जानकारी ले लेते हैं। क्या कहते हैं उसके, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से। ये आप ऐड कीजिए अपने क्वेश्चन में, उसको रेलिवेंट बनाइए। इंस्टाग्राम से, टेलीग्राम से, ट्विटर से, ठीक है। तो ये सारे आजकल जो है संचार माध्यम में आते हैं। तो यहाँ की जो हिंदी है उसका भी स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। विज्ञापन की क्षेत्र की हिंदी में भी प्रयुक्ति होती है। इस तरह से जो मेन हेडिंग है आपके क्वेश्चन की उससे उसको जोड़ते चलिए। नेक्स्ट है प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता क्यों है। मैंने बताया था क्यों है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नंबर 1 तो औद्योगिक चेंज आ रहा है। दूसरा जो है हमारा जो तरीके हैं, जो पहले तरीके होते थे जैसे चिट्ठी पत्री होता था पहले, अब वो बदल के नए आ गए हैं। तो हमें जो है आवश्यकता होती है प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की। हमें अनेक कार्य पड़ते हैं अपना दिन प्रतिदिन कार्य करने के लिए, जैसे बैंक का कार्य करना पड़ता है, ठीक है, बाजार का कार्य करना पड़ता है। तो वहाँ पर हमें अलग अलग हिंदी के रूप प्रयोग करने पड़ते हैं, इसीलिए प्रयोजनमूलक हिंदी जानने की आवश्यकता है। जैसे कहें कि प्याज का रेट बढ़ गया तो क्या कहेंगे कि प्याज उछला, ठीक है। या कहें कि सोना जो है, सोने का रेट बढ़ गया तो एक हेडिंग आप देखते होंगे कि सोना उछला, चांदी लुढ़की। आप समझ गए होंगे कि सोने का रेट जो है बढ़ गया है और चांदी का गिर गया है। तो इस तरह से ये व्यापार की भाषा है। इसी तरह से प्रत्येक क्षेत्र की जो भाषा है वह अलग अलग होती है। क्रिकेट मैच की अलग होती है, फुटबॉल मैच की अलग होती है। तो ये पारिभाषिक शब्द हर एक भाषा में होते हैं और इस तरह से ये निष्कर्ष में आप लास्ट की ये 2-3 लाइनें लिख सकते हो। नेक्स्ट है बेटा इसमें प्रयोजनमूलक हिंदी के विविध रूप। ये मैंने आपको बता दिया, आप डिटेल में यहाँ से पढ़ लोगे कि वाणिज्य में हिंदी का प्रयोग ये दिसंबर 20 में आया था क्वेश्चन। देखिए बहिया, लेन देन, बीजक, रिकॉर्ड, बिल, ये सारे कैश मेमो, ठीक है। तो अलग अलग शब्दावली होती है, वैज्ञानिक शब्दावली अलग होती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कार्यालयी हिंदी अलग होती है, कार्यालयों में जो प्रयोग की जाती है उनके अलग शब्द होते हैं अपने। इसी तरह से विधि के क्षेत्र में जो हिंदी का स्वरूप होता है वह भी प्रयोजनमूलक हिंदी के का एक उदाहरण है। ये देखिए यहाँ पर ये मैंने शब्द कुछ अंडरलाइन किए हुए हैं जो विधि के क्षेत्र में प्रयुक्त होते हैं। सामाजिक विज्ञान की अलग होती है। ये देखिए पूंजीवाद, मार्क्सवाद, राष्ट्रवाद, ये सामाजिक विज्ञान की हो गई। संचार माध्यमों की हो गई। संचार माध्यमों में मैंने बताया था, ये देखिए पत्र पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपका मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सब आते हैं, सोशल मीडिया हो गया। तो इनमें भी हिंदी का जो प्रयोजनमूलक स्वरूप है दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है। विज्ञापन के क्षेत्र में अलग होती हैं, ठीक है। पोस्टर होते हैं विज्ञापन के क्षेत्र में, पत्रिकाएं होती हैं, समाचार पत्र होते हैं, टेलीविज़न, सिनेमा, आजकल तो वेब सीरीज होती हैं, उनकी भी शब्दावली कुछ अलग ही होती है। तो आप यहाँ पर बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है
विज्ञापन का कि किस तरह से कम शब्दों में, देखिए विज्ञापन का क्या है कि कम शब्द होते हैं उसमें हमेशा, क्योंकि यहाँ पर जो समय होता है, जितना ज़्यादा समय होता है उतना ही ज़्यादा पैसा लिया जाता है, किससे, जो प्रोडक्ट बेच रहा है उससे। तो इसलिए यहाँ पर कम शब्दावली का प्रयोग किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा बात को कहने के लिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं, हो सकता है आपको कोई विज्ञापन बनाना आ जाए, अदरवाइज़ आप बताएंगे कि विज्ञापन की हिंदी ऐसी होती है। ये मैंने बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आप बेटा पोज करके इनको देख सकते हैं। देखिए सामान्य हिंदी में, प्रयोजनमूलक हिंदी में मैंने बताया था कि क्या अंतर है। सामान्य हिंदी तो हम अनौपचारिकता होती है सामान्य हिंदी में, जबकि प्रयोजनमूलक में औपचारिकता होती है। शब्दावली में अंतर होता है, बोलने के तरीके में अंतर होता है। प्रयोजनमूलक हिंदी और साहित्यिक हिंदी में देखिए, साहित्यिक हिंदी में उतार चढ़ाव होता है, कविता में, कहानी में, ठीक है। कल्पना भी होती है, जबकि यहाँ पर कल्पना का कोई रोल नहीं होता, उतार चढ़ाव नहीं होता। इसमें अनौपचारिकता भी हो सकती है, जबकि इसमें औपचारिकता ही होगी। वाक्य रचना में भी अंतर मिलेगा, शब्दों में भी अंतर मिलेगा, और लास्ट में जो है ये सारांश आ जाता है आपका, और यहाँ से आप निष्कर्ष उठा सकते हैं। प्रयोजनमूलक भाषा का महत्व है। वाणिज्य व्यापार विधि, ये आगे देखो सारे ये क्षेत्र दे दिए हैं। क्षेत्र वाणिज्य व्यापार विधि, प्रशासन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संचार माध्यम तथा विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी भाषा की शब्दावली, मुहावरे तथा प्रवृत्ति ऊपर हमने देखी, ये लिख देंगे कि ऊपर वर्णन किया गया है, वर्णन किया गया, ठीक है। अपने शब्दों में लिख देंगे इसको। ये आप काट के सामान्य बोलचाल की भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा का संबंध, दोनों के बीच अंतर हमने देखा या हम देख सकते हैं ऊपर के वर्णन से। इसके बाद आप लिखेंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देंगे। साहित्यिक भाषा तथा प्रयोजनमूलक भाषा की तुलना करके इन सभी वर्णन के साथ हम कह सकते हैं, आप लिखोगे अंत में कि अंत में इन सभी के साथ, इस सभी वर्णन के साथ हम कह सकते हैं कि करके, और अपना आंसर ख़त्म कर दोगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, कि प्रयोजनमूलक हिंदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरह से आप अपने आंसर को ख़त्म कर दोगे। कहाँ ख़त्म करोगे, जो क्वेश्चन आया है उसी में से कुछ पार्ट लेते हुए आप अपने क्वेश्चन को एंड कर दोगे, और निष्कर्ष जरूर लिखोगे, ठीक है। तो इस तरह से आज हमारी ये हो गई यूनिट नंबर 3। देखिए बेटा, ये जो तीनों यूनिट हैं, पहली, दूसरी, तीसरी यूनिट हैं, इनमें से आपका 20 से 30 नंबर का ज़रूर आएगा। 20 नंबर का एक क्वेश्चन आराम से आएगा, और एक 10 नंबर की शॉर्ट नोट आ सकती है, टिप्पणी आ सकती है। तो इस तरह से आपका 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ से, इन दोनों यूनिटों से, तीनों यूनिटों से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है ये वाला पार्ट, ठीक है। और जो है प्रयोजनमूलक भाषा से तात्पर्य, ठीक है।